धन्यवाद मिथिलेश सर। बहुत ही अच्छी जानकारी। और हमारे स्वास्थ्य की पहली जो सीढ़ी है माने योग या एक्सरसाइज, उसको आप इतने अच्छे तरीके से करवाते हैं, अपने समय का योगदान देते हैं, समय का दान देते हैं, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। इसके लिए हमारा क्लब आपका हमेशा ऋणी रहेगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज टॉपिक मेरा है। टॉपिक चालू करने से पहले आज मैं शुरू करना चाहूंगा क्राइम के एक स्टोरी से। क्राइम का एक स्टोरी आपको सुनाता हूं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य से ही संबंधित है। क्राइम के स्टोरी ये जो अभी समसामयिक घटना है उसका ही है। अभी हाल ही फिलहाल में 20 अप्रैल की बात है, आज 29 अप्रैल है। आज से 9 दिन पहले कर्नाटक के एक रिटायर्ड डीजीपी हुआ करते थे, ओम प्रकाश नाम से। उनकी पत्नी थी पल्लवी और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी था एक बेटा था। कर्नाटक में इनका आलीशान एक बंगला था और ये पूर्व डीजीपी थे, माने रिटायर्ड डीजीपी थे। 68 साल इनकी उम्र थी। और डीजीपी कहने का मतलब ये है कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओम प्रकाश की हत्या हुई 20 अप्रैल को, अभी 9 दिन पहले। कर्नाटक के उनके घर में उनको मृत पाया गया। मृत क्या, हत्या हुई थी उनकी। और हत्या का जब फोन आया पुलिस के पास, कर्नाटक पुलिस के पास, उनकी पत्नी ने फोन किया कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है, आप लोग आ जाइए। एक फोन तो उसकी पत्नी ने पुलिस को किया, कर्नाटक पुलिस को। तो कर्नाटक पुलिस को एक पल के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फोन आया था पूर्व डीजीपी की पत्नी की ओर से, तो एक्शन तो लेना ही था। कर्नाटक पुलिस पहुंची घटना स्थल में और सही में जो पूर्व जो डीजीपी थे ओम प्रकाश, वो अपने घर में लहूलुहान मृत पड़े थे। उनके चेहरे पर मिर्ची पाउडर छिड़का गया था, चाकू से वार किया गया था 15-20। और जिस कमरे में उसकी लाश पाई गई थी वहां पूरा खून से सरोबार था वो रूम। तो ये क्राइम की स्टोरी का मतलब मैं बताता हूं कि जब ये हत्या हुई तो सबसे पहले तो उसकी पत्नी ने पुलिस को फोन किया और दूसरा फोन उन्होंने एक मित्र को किया था। उनकी पत्नी ने हत्या करने के बाद वीडियो कॉल किया था, बल्कि पुलिस को तो वॉइस कॉल गया था, अपने एक मित्र को उन्होंने वीडियो कॉल किया था। और वीडियो कॉल में उन्होंने घटना स्थल को दिखा के बोला था कि मैंने इस राक्षस को मार दिया। शब्द सुनिए उनके, मैंने इस राक्षस को मार दिया। तो उसके बाद पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्होंने सरेंडर किया, स्वीकार किया कि मैंने अपने पति की हत्या की है। और रिपोर्ट दर्ज करवाना होता है किसी भी, माने जब कोई घटना हो जाती है, केस होती है, तो एक रिपोर्ट दर्ज करवाना होता है। तो ये रिपोर्ट दर्ज करवाई उसके बड़े बेटे ने, माने मृत ओम प्रकाश और पल्लवी, माने पल्लवी जिन्होंने मर्डर किया था और ओम प्रकाश जिसका मर्डर हुआ था। तो पल्लवी के बड़े बेटे ने रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस में कि ये जो मेरी माँ है, इन्होंने मेरे पिताजी का कत्ल किया है और इसमें मेरी छोटी बहन कृति नाम की वो भी शामिल है। तो यहाँ तक तो सब नॉर्मल है। एक एबनॉर्मल चीज मैंने आपको बताया कि उन्होंने वीडियो कॉल करके अपने पति को राक्षस बोला था। उसके बाद हमारे इस टॉपिक से मैं इसको मैंने संबंध स्थापित करूंगा। उसके बेटे ने रिपोर्ट में लिखवाया कि मेरी माताजी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी। याद रखिए ये शब्द, सिजोफ्रेनिया। पिछले 5 साल से सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी और उनको ये लगता था कि मेरे पिताजी उनका कत्ल कर देंगे, उनको हानि पहुंचाएंगे। उसको हमेशा ही डर रहता है, माने सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे। तो ये शब्द मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया असल में मानसिक बीमारी होती है जिसमें लोगों को लगता है, भ्रम हो जाता है, हेलुसिनेशन जिसको बोलते हैं, दिग्भ्रम हो जाता है कि कोई उसको नुकसान पहुंचाने वाला रहता है, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। सिजोफ्रेनिया के बारे में मैंने डिटेल्स में मैंने क्लास में बता रखा है। याद होगा आप लोगों को, फिजिकल क्लास में भी मैंने विस्तृत चर्चा किया था जिस दिन मानसिक विकार की मैंने चर्चा की थी। तो सिजोफ्रेनिया तो मानसिक विकार में एक छोटा बीमारी है। या देखिए, एक मानसिक बीमारी का पता ना होने से या पता होने के बाद भी उपचार न करने से
कोई आदमी किसी की जान ले सकता है या अपनी जान भी ले सकता है। तो मानसिक बीमारी को भी हम लोग को सीरियसली लेना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि मानसिक बीमारी को भी शारीरिक बीमारी की तरह ही इलाज की जरूरत है। जैसे हम सर्दी खांसी बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसी मानसिक बीमारी को भी इलाज के थ्रू ठीक करना चाहिए। तो ये तो हुई मानसिक विकार में सिजोफ्रेनिया की बात, जो मैंने अपने क्राइम स्टोरी में बताई। लेकिन आज मैं सिजोफ्रेनिया की बात नहीं करूंगा, उससे भी एक बड़े मानसिक विकार की चर्चा करूंगा, जो उससे कहीं बड़ा है और कहीं कभी न कभी हमारे परिवार में या हमारे दोस्तों में या हमें खुद कभी न कभी इसका फील हुआ है। आज मैं बात करूंगा डिप्रेशन की। डिप्रेशन मानसिक विकार में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में हर तीसरा आदमी कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार हुआ है। लेकिन मैं इसको और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो डिप्रेशन की जो बीमारी है, सबसे पहले तो उसका लक्षण समझना होता है, उसका कारण समझना होता है और इलाज भी बेहद जरूरी है। हमारे इंडियन समाज में या भारतीय समाज में अक्सर मानसिक बीमारियों को बीमारी नहीं समझा जाता है। इसी कारण से ही हमारे जो मानसिक बीमारी की जो दर है या जो संख्या है या आत्महत्या का जो दर है वो बढ़ रहा है। तो आज डिप्रेशन के बारे में ही बात करेंगे और डिप्रेशन के बारे में आपको सुनना इसलिए भी जरूरी है, कहीं आपके आसपास या कभी कहीं आपके परिवार में अगर ये लक्षण दिखे तो आप सावधान हो जाइए और इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। और एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ट्रीटमेंट का मतलब दवाई नहीं होता है। ट्रीटमेंट का मतलब आपके खान पान में बदलाव भी हो सकता है, आपके मानसिक सहारा भी हो सकता है, आपको कोई और चीज हो सकता है। ट्रीटमेंट का मतलब दवाई से बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि पहला स्टेज में तो दवाई दिया ही नहीं जाता। मेडिकल साइंस में भी ट्रीटमेंट का मतलब दवाई नहीं माना गया है। सबसे पहले दिनचर्या में बदलाव या उसको अगर मानसिक सहारे की जरूरत है तो वो दिया जाना चाहिए। तो डिप्रेशन के लक्षण आप समझिए और याद रखिए, अगर आपके आसपास कहीं ये लक्षण का कोई मिल रहा है आपके परिवार में या आपके दोस्तों में, तो आप सावधान हो जाइए। तो डिप्रेशन का लक्षण पहले मैं बताता हूं, उसके बाद कारण बताऊंगा और उसके बाद इलाज बताऊंगा। तो डिप्रेशन के 8-10 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण आप याद रखिए, मन की उदासी। सबको पता है डिप्रेशन में मन की उदासी हो जाती है, मन उदास रहने लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, या कोई भी अच्छी खबर अगर आ जाए तो भी मन लगातार उदास रहता है। जैसे किसी को कोई भी चीज में खुशी ना मिले, अगर कोई घर में हमारा प्रिय मेहमान आ जाए तो भी हमको खुशी नहीं मिल रही है, या हमारा बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास हो जाता है तो भी हमारा मन प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। मेरे को अगर नौकरी में तरक्की मिली है तो भी मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, या बिजनेस में अच्छा लाभ हो रहा है तो भी अगर खुश नहीं हो पा रहा हूँ, या मेरे को अच्छा खासा लॉटरी का टिकट या लॉटरी का इनाम लगा है उसके बावजूद भी मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, तो ये लक्षण डिप्रेशन के हो सकते हैं। ये तो पहला लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण हुआ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, माने किसी भी काम में मन ना लगना। किसी भी काम में मन ना लगना माने अगर कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई में मन ना लगना, या कोई हाउसवाइफ या गृहिणी है तो घर के कामों में मन नहीं लगना, अगर कोई नौकरी पेशा आदमी है तो ऑफिस में मन ना लगना, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस में मन ना लगना, या कोई किसान आदमी ही क्यों ना हो, अपनी खेती किसानी में अगर मन नहीं लग रहा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है कि ये डिप्रेशन की लक्षण हो सकते हैं। इसमें भी आप एक स्टेप और आगे जा सकते हैं कि पहले मन लगता था लेकिन अब नहीं मन लग रहा है, तो ये डिप्रेशन का स्ट्रांग लक्षण है। इसमें आपको एकदम सतर्क होना चाहिए कि पहले मेरे को टीवी देखने में अच्छा लगता था, पहले फलाना कार्यक्रम में इंटरेस्ट होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। पहले मुझे अपने बिजनेस में लगता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो आप मान के चलिए कि ये डिप्रेशन का एक स्ट्रांग लक्षण है। दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण जो आप सब में आता है और इसको पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये कई बार हम इसको मन की स्वाभाविक प्रक्रिया मान लेते हैं।
तीसरा लक्षण है निगेटिव थॉट्स आना, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स। कई मामलों में जो थॉट्स आते हैं हमेशा सबसे पहले निगेटिव थॉट से ही आते हैं, लेकिन इसमें हमको अंतर करना पड़ता है कि ये डिप्रेशन के तहत आने वाला निगेटिव थॉट्स है क्या, या निगेटिव विचार है क्या। अगर लगातार किसी भी चीज में हमको निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो भी हमको सावधान होने की जरूरत है। अब ये निगेटिव थॉट्स हर चीज के बारे में आएगा। जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं और आपसे कोई सवाल हल नहीं हो पा रहा है या कोई चीज याद नहीं हो रहा है, तो निगेटिव थॉट्स आपके में किस तरह से आएंगे उसको याद रखिए। जैसे कोई स्टूडेंट का कोई एक क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तो वो समझेगा कि वो उसके मन में विचार आएगा कि मैं तो ऐसा ही हूँ, कोई चीज याद नहीं रहता है मेरे को, मेरी कैरियर खराब है, मैं कोई परीक्षा पास नहीं कर सकता, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। या फिर किसी को बिजनेस में लॉस हुआ, थोड़ा सा लॉस हुआ, मान लो थोड़ा सा लॉस हुआ तो वो निगेटिव थॉट्स के रूप में आएगा कि मुझे धंधा करने नहीं आता है, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं बिजनेस चला नहीं पाऊंगा। तो इस तरह के थॉट्स अगर आपको आ रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत थॉट्स आता है तो ठीक है, वो दिमाग की नेचुरल प्रक्रिया है कि हम हर चीज के बारे में सोचते हैं। लेकिन लगातार अगर ये थॉट्स आ रहे हैं और ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है कि ये डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। इसमें भविष्य अंधकारमय भी लगता है कि भविष्य में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। निगेटिव थॉट्स अभी जिस बारे में सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है या सबसे ज्यादा आता है, मैंने अनुभव किया है आसपास अभी जितने भी लोग हैं या जितने भी मेरे पहचान के लोग हैं, उन सब में अपने स्वास्थ्य के प्रति निगेटिव विचार अक्सर आते रहते हैं और इसी निगेटिव विचार के कारण वो अपना तबीयत और ज्यादा खराब कर लेते हैं क्योंकि अज्ञानता है। जरा सा अगर बुखार हुआ तो निगेटिव थॉट्स आएंगे कि मेरे को कहीं टाइफाइड तो नहीं हो गया है, या कई बार तो ऐसा होता है कि मेरे को कोई कैंसर तो नहीं हो गया है। एक बार अगर किसी को खांसी आई तो वो टीबी तक का जांच करवा लेता है, या एक बार किसी को चक्कर आ गया तो वो ईसीजी करवा लेता है। तो ये भी निगेटिव थॉट्स का माने एक बड़ा रूप है स्वास्थ्य के संबंध में। जब भी हम लोग कोई बात सुनते हैं तो निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण शारीरिक लक्षण है। शारीरिक लक्षण में लगातार अकारण ही अगर आपको थकान है, माने किसी भी काम को आप करते हैं और जल्दी थक जाते हैं, एनर्जी आपको महसूस ही नहीं हो रहा है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अगर एकदम अच्छा है और एनर्जी अगर फील ही नहीं हो रही है, तो आप मान के चलिए कि ये डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। अगर आपका सारे टेस्ट माने अच्छे हैं और उसके बाद भी आपको थकान हो रहा है, थकान का कोई कारण मिल नहीं रहा है, तो आप मान के चलिए कि ये डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। एक और लक्षण है एकाग्रता में कमी। हमें कोई भी चीज के काम करने में एकाग्रता नहीं आ पाती है। अगर हम लोग डिप्रेशन के शिकार हैं तो कोई भी काम अगर करें तो क्षणिक वो मैंने उसको करते हैं, उसके बाद हमारा मन भटक जाता है। यदि मैं किसी बिजनेस में कर रहा हूं तो मैं अपने बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस के बारे में अगर सोच रहा हूं, फिर उसको करके फिर दूसरे के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, तो ये फिर डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। एक और सबसे बड़ा लक्षण है जिसको आपको नोटिस करना चाहिए, भूख और नींद। भूख और नींद में बदलाव, इसमें भी आपको समझने की जरूरत है। अक्सर डिप्रेशन के मरीज में या डिप्रेशन के जिसको माने लक्षण है, उसको भूख और नींद दोनों में कमी हो जाती है। माने ये तो भूख ही नहीं लगता और नींद भी नहीं आती, या नींद आती भी है तो बीच में टूट जाती है। आप अपने ऊपर माने इसको सोच के देखिए कि आपकी नींद कहीं समस्याग्रस्त तो नहीं है, आपको नींद में कोई समस्या तो नहीं है, या नींद आती भी है लेकिन एक निश्चित समय में रात में अगर खुल जाती है और नींद फिर से नहीं आती है। जैसे आप 10 बजे सो रहे हैं, नींद आ गई, लेकिन रोज रात को 2 बजे या 3 बजे आपका नींद खुल जाता है और सुबह तक आपको फिर से नींद नहीं आती है, तो भी ये लक्षण डिप्रेशन के हो सकते हैं। भूख कम लगता है,
लेकिन कई ऐसे केस हैं जिसमें भूख बढ़ जाता है। भाई डिप्रेशन के जितने भी मरीज हैं, वो डिप्रेशन को मिटाने में के लिए माने खाना माने खाते हैं, माने खा के डिप्रेशन को मिटाना चाहते हैं। खासकर मीठा खा के डिप्रेशन को मिटाना चाहते हैं। तो ये तो हुआ बहुत सारे कारण, और सबसे आखिरी में मैं जो कारण बताऊँगा वो सबसे बड़ा कारण है, या वो सबसे बड़ा लक्षण है। सबसे बड़ा लक्षण ये है कि डिप्रेशन के जितने भी मरीज हैं, उसमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जिसकी मैंने बात की कि जो सुसाइड के केस जो बढ़ रहे हैं, अक्सर वो माने डिप्रेशन के मरीज ही होते हैं। सुसाइडल थॉट्स में भी 3 लेवल के सुसाइडल थॉट्स आते हैं। आपके जान-पहचान में या आपके परिवार में अगर ये लक्षण या दिखे तो आप सावधान रहिए। असल में हम लोग गलती यही करते हैं कि सुसाइडल थॉट्स वाले जो विचार हमारे आस-पास जो कोई बोलता है, उसको हम लोग लाइटली लेते हैं, उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इसमें भी सुसाइडल थॉट्स के लेवल हैं। ये जो आखिरी लक्षण मैं बता रहा हूँ माने डिप्रेशन का, उसमें सुसाइडल थॉट्स एक बड़ा लक्षण है। इसमें भी 3 स्टेज में सुसाइडल थॉट्स आते हैं डिप्रेशन के मरीज में। सबसे पहला तो सामान्य सुसाइडल का थॉट कि अ, जिंदगी से तो मरना ठीक है। ये माने आम बोलचाल के भाषा में कई लोग जब गुस्सा होते हैं तब भी बोल देते हैं, लेकिन ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज में मुझको मरना है, माने पहला स्टेज तो हो गया कि जिंदगी से मौत बेहतर है। दूसरा स्टेज ये होता है जब आदमी ज्यादा डिप्रेशन में आता है, तो सोचता है कि मुझको मरना ही है मेरे को। ये दूसरा स्टेज हुआ। इसमें भी आपको सावधान होने की जरूरत है। और तीसरा स्टेज है जो सबसे खतरनाक है, इसमें इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। जब कोई डिप्रेशन का मरीज ये बोलता है कि मुझे अपने आप को मारना है, और वो उसके लिए आइडिया तलाशने लगता है। तो इसमें भी जितने भी सुसाइड के जो केस होते हैं, या जिसने भी सुसाइड किया है, उसमें से अधिकांश लोगों ने अपने किसी परिचित को या अपने किसी दोस्त को अपने इस थॉट्स के बारे में बता दिया होता है। अचानक ही कोई सुसाइड नहीं करता है। वो पहले स्टेज में जाता है, फिर दूसरे स्टेज में, और तीसरे स्टेज में जाता है तो अपने किसी करीबी मित्र को या परिवार के किसी करीबी सदस्य को इसकी जानकारी दे देता है कि मैं मरने वाला हूँ, या अ, मुझे मरना है, ऐसा करके। तो ये तो हुए लक्षण। अब इसके कारण के बारे में बात कर लेते हैं, वैसे टाइम कम है, तो कारण के बारे में मैं अगले क्लास में बता दूँगा। लक्षण के बारे में और एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो सारे लक्षण जो 9-10 लक्षण मैंने बताए, ये लक्षण अगर लगातार 15 दिन तक रहेंगे, तब आप डिसाइड कीजिएगा कि ये डिप्रेशन है। क्षणिक एकाग्रता में कमी, या क्षणिक चिड़चिड़ापन, या क्षणिक उदासी, ये डिप्रेशन नहीं होता है। आम बोलचाल के भाषा में कभी हम लोग उदास होते हैं, या कभी कोई घटना घट जाती है, या कभी मन एकाग्र